दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वैदिक सभ्यता सच में कैसी दिखती होगी? किताबों में तो हम पढ़ते हैं, पर क्या हो अगर हम उसे खुद अपनी आंखों से देख पाएं? अगर ये सच में काम कर गया तो हम सीधा वैदिक काल में पहुंच जाएंगे। चलो आरंभ करते हैं टाइम ट्रैवल। ये कहां आ गया मैं? ये तो वैदिक काल है। सच में तो यही है वैदिक युग। कितना शांत, कितना पवित्र। मित्रों, अब हम वैदिक सभ्यता के परिचय, काल निर्धारण और भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों के आगमन और प्रसार से विकसित हुई। वैदिक संस्कृति शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई है, जो ज्ञान के सबसे प्राचीन स्रोत हैं। इस संस्कृति को लाने वाले लोग स्वयं को आर्य कहते थे। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया गया था। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का मूल आधार कृषि और पशुपालन था। दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 ईपू से 1000 ईपू। इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद संहिता है। दूसरा बांटक उत्तर वैदिक काल 1000 ईपू से 600 ईपू माना जाता है। इस काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक और उपनिषदों से मिलती है। पेंटेड ग्रे वेयर और लोहे के प्रमाण इस काल के पुरातात्विक स्रोतों में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, आर्यों का भौगोलिक विस्तार धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य केंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र था। इसमें आधुनिक अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे, जहां गोमती और कुमू जैसी नदियों का उल्लेख पश्चिमी सीमा का प्रमाण है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईपू के आसपास आर्य पूर्व की ओर बढ़े और उनका मुख्य क्षेत्र गंगा यमुना दोआब बन गया। यह क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से जाना गया, जहां लोहे के औजारों की सहायता से उन्होंने घने जंगलों को साफ किया और पूर्वी क्षेत्रों जैसे कुरु, पंचाल, विदेह में स्थायी बस्तियां बसाईं। यह विस्तार हिमालय से विंध्याचल तक फैला था। पूर्वी विस्तार का प्रमाण सदानीरा नदी के उल्लेख से मिलता है, जो कौशल और विदेह राज्यों के बीच सीमा का काम करती थी। दोस्तों, चलो जानते हैं वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्र। नदी का प्राचीन नाम कुमू था, जो अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित थी। इसी प्रकार गोमल, जिसका प्राचीन नाम गोमती था, अफगानिस्तान क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर थी। गंडक नदी, जिसका प्राचीन नाम सदानीरा था, यह उत्तर वैदिक काल के पूर्वी विस्तार की प्रतीक थी। आधुनिक व्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम विपासा था, वो भी सप्त सैंधव क्षेत्र में थी। और सिंधु नदी, जिसका प्राचीन नाम इंडस था, यह मुख्य नदी थी और इसका सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक नदी झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था। इसका भौगोलिक क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र है, जो दशराग्य युद्ध से संबंधित है। दोस्तों, आप इमेज से वैदिक कालीन प्रमुख नदियां, प्राचीन एवं आधुनिक नाम और भौगोलिक क्षेत्र का रिवीजन भी कर सकते हैं। चलो अब जानते हैं वैदिक साहित्य, ज्ञान के स्रोत एवं साहित्यिक विकास क्रम के बारे में। वैदिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है: श्रुति, जो सुनी जाती है, और स्मृति, जो याद की जाती है। श्रुति साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं, जिन्हें सर्वाधिक पवित्र और कालातीत माना जाता है। दोस्तों, वेद 4 मुख्य संकलनों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों, चलो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, जो वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। ये 10 मंडलों में संगठित 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ऋचाओं की रचना अग्नि, इंद्र, सोम जैसे विभिन्न देवताओं की स्तुति में की गई थी, जो धार्मिक मान्यताओं की झलक प्रस्तुत करती हैं। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता था। दोस्तों, चलो सामवेद के बारे में जानते हैं। इसमें 1810 छंद हैं।
जिनमें से केवल 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और ये 3 प्रमुख शाखाओं, एक कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय शार में विभक्त है। इसका पुरोहित उद्गात्र कहलाता था। दोस्तों, यजुर्वेद के बारे में जानते हैं आप। इसमें यज्ञों को संपन्न कराने वाले सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा जाता है। यज्ञों में कर्मकांड करवाने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। दोस्तों, चलो अब अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। यह अंतिम वेद है जो जनसामान्य के रीति रिवाजों, जादू टोना, रोग निवारण और औषधियों के ज्ञान पर केंद्रित है। यह गुरुकुल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, यहाँ हम आयुर्वेद से उपचार भी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वहा। इस वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। दोस्तों, चलो अब जानते हैं वेदों के उपग्रंथ ग्राम, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ पाताल ये गद्य में रचे गए हैं और वेदों के कर्मकांडों तथा यज्ञों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। दोस्तों, ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसे सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। दोस्तों, आओ जानते हैं आरण्यक के बारे में। इनकी रचना जंगल में ऋषियों द्वारा की गई थी। इनका विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है, जो कर्म कांडों से ज्ञान कांड की ओर संक्रमण को दर्शाता है। अब जानते हैं उपनिषदों के बारे में, जिन्हें वेदांत कहा गया। यहाँ बाहरी यज्ञों से अधिक आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। दोस्तों, वैदिक साहित्य का विकास क्रम संहिता से ब्राह्मण, ब्राह्मण से आरण्यक, आरण्यक से उपनिषद तक हुआ। दोस्तों, चलो अब जानते हैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में। दोस्तों, अब हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन के बारे में। ऋग्वैदिक काल में शासन किसी राज्य पर नहीं, बल्कि जन या जनजाति पर चलता था। यही उस समय की मूल इकाई थी। इस समय आर्यों का जीवन मुख्यतः कबीलाई संगठन पर आधारित था। राजा, जिसे राजन कहा जाता था, जन का नेता होता था। उसका काम अपने कबीले की रक्षा करना और युद्ध में नेतृत्व देना था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खासियत थी सभा और समिति। ये 2 संस्थाएं राजा की शक्ति को सीमित रखती थीं। इन संस्थाओं में जनता की राय सुनी जाती थी और राजा को उनके सहयोग की जरूरत पड़ती थी। सभा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और समिति युद्ध, प्रशासन व धार्मिक कार्यों पर विचार करती थी। विदथ नाम की एक संस्था भी थी जो धार्मिक, सैन्य और आर्थिक मामलों में सक्रिय रहती थी। इस तरह ऋग्वैदिक समाज में लोकतांत्रिक सोच की झलक दिखती है, जहां राजा शक्तिशाली तो था, लेकिन निरंकुश नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं ऋग्वैदिक समाज के बारे में बात पर। यह समाज पितृसत्तात्मक था, जहां परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। यह समाज लचीला था और कर्म पर आधारित था। इस समय वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं, बल्कि कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैगा, ये 4 वर्ग तो थे, लेकिन कठोर सीमाएं अभी नहीं बनी थीं। महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। वे शिक्षा प्राप्त करती थीं और सभा समिति जैसी संस्थाओं में भाग भी लेती थीं। दोस्तों, ये देखो बरारने, लोपामुद्रा और घोषा, ऐसी विदुषियां इसी काल में मिलती हैं। समाज इतना खुला था कि प्रतिलोम विवाह, यानी उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। गाय को धन का प्रतीक माना गया। यहां तक कि गायों के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे। इन्हें गविष्टि कहा गया। गायों की संख्या से व्यक्ति की संपन्नता का अंदाजा लगाया जाता था। खेती जीवन का हिस्सा थी, पर मुख्य पेशा नहीं।
कृषि का जिक्र भी मिलता है, लेकिन सीमित रूप में पारिस। ऋग्वेद में केवल यव यानी जौ का उल्लेख है। व्यापार तब वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। लोग निष्क जैसे आभूषणों या वस्तुओं से लेन देन करते थे। आर्य लोग तांबे का प्रयोग करते थे, जिसे पवित्र माना गया, पर लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था सरल थी जाए, जिसमें पशुपालन प्रमुख, कृषि सीमित और व्यापार प्रारंभिक अवस्था में था। दोस्तों, अब हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, एक ऐसा दौर जिसने भारतीय इतिहास में बड़े बदलाव लाए। इस काल की सबसे बड़ी पहचान थी जनपदों का गठन, यानी छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े राज्य बनने लगे। कुरु और पंचाल जैसे जनपदों का उदय इसी समय हुआ, जिससे कबीलाई व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजा की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। राजशाही अब मजबूत और केंद्रीकृत हो रही है। राजा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय जैसे भव्य यज्ञ करवाने शुरू किए। सभा और समिति जैसी संस्थाएं, जो ऋग्वैदिक काल में प्रभावशाली थीं, अब कमजोर पड़ गईं। राजा अब जनता की राय पर निर्भर नहीं था, बल्कि प्रशासनिक और धार्मिक अधिकारियों पर निर्भर हो गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा के पास एक प्रशासनिक दल था तुर्किन, जिसे रत्नीन कहा जाता था। महाराज, ये प्राचीन ताड़पत्र अभिलेख दक्षिणी क्षेत्रों से प्राप्त वंशावली और कर राजस्व को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। हमें इन्हें बनाए रखना चाहिए। इनमें प्रमुख थे बना, सूत यानी सारथी, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष और भागदुग यानी कर संग्रहकर्ता। राजा की पत्नी महिषी पटरानी कहलाती थी, जबकि पुरोहित उसका धर्मगुरु और सलाहकार था। सेनामी यानी सेनापति उस समय के सैन्य बल का प्रमुख था। युद्ध और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। गंगा यमुना दोआब में बसने के बाद समाज और भी जटिल हो गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था अब कर्म नहीं, बल्कि जन्म पर आधारित हो गई है, यानी सामाजिक सीमाएं कठोर हो गईं। हमारे समाज में प्रत्येक वर्ण का अपना कर्तव्य है। पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमिक सभी इस व्यवस्था से बंधे हैं। ब्राह्मणों का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि यज्ञ अब धर्म का केंद्र बन चुके थे। महिलाओं की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। सभा और विधत में उनकी भागीदारी लगभग समाप्त हो गई। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय बन गया कृषि। लोहे की खोज ने इस युग को पूरी तरह से बदल दिया। लोहे के औजारों ने जंगलों को खेतों में बदल दिया। अब जौ के बजाय धान और गेहूं मुख्य अनाज बनने लगे। धान की खेती का पहला प्रमाण गंगा यमुना दोआब में मिला था, यानी कृषि क्रांति यहीं से शुरू हुई। हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जैसे स्थलों से धान और गेहूं के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। व्यापार अभी वस्तु विनिमय पर आधारित था, लेकिन अब निष्क और शतमान जैसे प्रारंभिक सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ। तो वैदिक धर्म को हम मुख्य रूप से दो चरणों के बारे में समझ सकते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवता प्रमुख थे। इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता, अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ। पूजा का उद्देश्य था धन, पशु और पुत्र जैसे भौतिक सुखों की प्राप्ति। इस यज्ञ का असली अर्थ उसकी सादगी में है, जैसा कि वेदों में बताया गया है। ओम अग्निमीडे पुरोहितम। उत्तर वैदिक काल में धर्म जटिल हो गया था। अब कर्मकांड और यज्ञ इसका केंद्र बन गए। नए देवता उभरे। प्रजापति सृजनकर्ता, विष्णु पालक और रुद्र पशुओं के स्वामी माने गए। अब यज्ञ विशाल और खर्चीले हो गए, जिनका आयोजन सिर्फ राजा और धनी वर्ग ही कर पाते थे। पुरोहितों का प्रभाव चरम पर पहुंच गया था। वे ही यज्ञों के संचालक और ज्ञान के संरक्षक बन गए। धीरे धीरे यह कर्मकांडवाद आगे चलकर उपनिषदों के दार्शनिक चिंतन में बदल गया, जहां ध्यान और आत्मज्ञान केंद्र में आ गया। दोस्तों आओ शॉर्ट में रिवीजन करते हैं।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाते समय हर तथ्य और दृश्य पर गहराई से ध्यान रखा गया है। फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो कृपया बताएं, हम उसे अवश्य सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी वैदिक भारत को समझ सकें। यदि आप भविष्य में ऐसे और ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सिविल एग्जाम स्फीयर को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अगले युग की यात्रा में फिर मिलेंगे।